जी अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का चैप्टर नंबर 7 है हमारा रिवीजन में, और उसका पहला टॉपिक जो हम करने लगे हैं दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि किसी भी यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी चीज़ का जो मैस आ सकता है उसको आप बोलते हैं उस चीज़ की डेंसिटी। अच्छा, अब ये एक ही चीज़ की डेंसिटी, जैसे फर्क करें आपकी लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेज है, ठीक है, इनमें ज़रूरी नहीं तमाम सॉलिड की डेंसिटी एक जैसी हो, तमाम लिक्विड की डेंसिटी एक जैसी हो, तमाम गैसेज की डेंसिटी एक जैसी हो। ये थिंग टू थिंग क्या करेगी, वेरी करेगी। और इसका मतलब ये होगा कि डेंसिटी का जो बेसिक फार्मूला हमारा बनेगा दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा जी, अब इसमें जो मेरे पास मैस की यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम, और जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो है मीटर क्यूब, या इसे मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें ये समझने की हैं कि फर्क करें टेम्परेचर वेरी कर देता हूँ मैं किसी भी गैसियस स्टेट का, तो ऑब्वियसली जब टेम्परेचर वेरी करूँगा तो पार्टिकल्स जो होंगे या मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या करेंगे, दूर दूर जाना शुरू कर देंगे। जब दूर दूर जाना शुरू कर देंगे उसी चीज़ के पार्टिकल, तो अब उतने ही वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो उनका मैस कम हो जाएगा। मैस कम हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारे पास डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, वो मैस जो यूनिट वॉल्यूम में आ सकता है, तो फिर डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कंडीशन में डेंसिटी की वैल्यू जो होगी, जैसे टेम्परेचर वेरी करूंगा किसी गैस का, तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। अब इसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो कहता है जी आपके पास 5 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, और उसका जो मैस है वो 5 kg है, तो आपने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला है मैस ओवर वॉल्यूम। अब मेरे पास यहाँ दो चीजें हैं, 5 लीटर और 5 kg, और हम जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो SI यूनिट्स में कर रहे होते हैं। यहाँ मेरे पास किलोग्राम तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है, लेकिन लीटर जो है दैट इज नॉट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। मेरे पास होता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, तो इसका मतलब है फिर 5 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 5 लीटर भी हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। अब मेरे पास दोनों चीजें ऐसे यूनिट्स पे आ गई, ये भी और ये भी। अब इन्हें उठा के डेंसिटी के फार्मूला में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, मैस और वॉल्यूम। तो मैस है मेरे पास 5 और वॉल्यूम है 5 इंटू 10 पावर माइनस 3। अच्छा जी, ये 5 और 5 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 10 पावर माइनस 3 पर जाके क्या हो जाएगा, 10 पावर प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा, ये किलोग्राम है और ये मीटर क्यूब है, तो ये 10 पावर माइनस 3 पर जाके क्या हो जाएगा, 10 पावर प्लस 3 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या 10 पावर प्लस 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये था जी हमारे पास डेंसिटी। इसी पेज पे कुछ चीज़ों की डेंसिटी उसने दी हुई है आपको साइट पर, ये आपने याद करनी है। और फिर कुछ कन्वर्जन दी हुई है उसने बॉटम पे, इसमें ब्लू बॉक्स में, ये भी आपको आनी चाहिए, ये इसमें MCQ वगैरह में आती है। अब आते हैं कि हम प्रेशर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रेशर क्या होता है, वो फोर्स जो किसी यूनिट एरिया पर अप्लाई होती है, ठीक है। अब जैसे फर्क करें, मेरे पास ये मार्कर ही है, ठीक है, तो अगर मैं इसके दो एंड है, एक इसका ये शार्प एंड है और एक इसका ये ब्लंट एंड है, मैं फर्क करें इसको इस जगह पे रखकर 5 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और दूसरी दफा मैं इसको इस साइड पे रख के 5 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये वाले एंड पे जब शॉर्प एंड पे रख के जब मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा
तो मुझे ज्यादा प्रेशर फील होगा मेरे हाथ के ऊपर, और जब मैं इस वाली साइड पे रख के इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करता हूँ तो मुझे कम प्रेशर फील होगा। हालांकि सेम मार्कर है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है, तो फिर ये क्यों चेंज हो जाता है? तो मेरे पास प्रेशर का जो बेसिक फार्मूला है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया है। अच्छा, अब देखें एरिया क्या है इसका, एरिया इसका डिनोमिनेटर में है। अब जितनी इसकी वैल्यू को बड़ा करता जाऊंगा, लेट्स से फोर्स की वैल्यू 10 है, एरिया की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से क्या है हमारे पास 5 आएगा। फोर्स की वैल्यू को 10 ही देने देता हूँ, एरिया को बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एरिया की वैल्यू ज्यादा करता जाता हूँ, प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब जी मेरे पास प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या बनेगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट जो इसके काम कर रहे हैं उन्हीं के नाम पे यूनिट्स होती हैं। तो पास्कल ने भी जो काम किया है प्रेशर पे, तो ये होगा जी 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स जो यूनिट एरिया पे लग रही होती है वो प्रेशर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए मेरे ऊपर बहुत से एयर के पार्टिकल हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, तो क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, तो मुझे वो फोर्स अपने ऊपर फील होनी चाहिए, या मुझे अपने बॉडी के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबाव फील होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि प्रेशर क्या एटमॉस्फेयर एक्सर्ट भी करती है या नहीं, ठीक है, और उसकी एक्सर्शन की वैल्यू इतनी कम क्यों है कि मुझे फील ही नहीं हो रही, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। फर्क करें कि मेरे पास एक टिन है वाटर का, ठीक है, और इसके ऊपर एक लिड है लगा हुआ है, ढकना, ठीक है, इस जगह पर, और इतने पोर्शन में इसके वाटर है और ऊपर इसके है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे एक बर्नर ऑन करता हूँ और इस लिड को ओपन कर देता हूँ, ठीक है जी। इस लिड को मैंने ओपन कर दिया। अब क्या होगा, पानी गर्म होना शुरू होगा, गर्म होते होते अल्टीमेटली इट विल रीच टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो ये अपर पोर्शन में एयर है, ये एक्सपेल आउट होना शुरू हो जाएगी, ये बाहर जाना शुरू हो जाएगी। इस एयर की जगह ये वाटर आना शुरू हो जाएगा इन शेप ऑफ स्टीम। इवेंचुअली ये सारी की सारी एयर को पानी क्या कर देगा, एक्सपेल आउट कर देगा, ठीक है। अब इस जगह पर जहां पर पहले एयर थी, अब उस जगह को किस चीज ने कवर कर दिया, उसकी जगह को स्टीम आ गई है इस जगह पर, ठीक है। अब हमारे पास जहाँ ये चीज है स्टीम। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसके लिड को क्लोज करता हूँ। लिड को क्लोज करने के बाद मैं इसे बर्नर से हटाता हूँ और एक टैप ऑफ वाटर के नीचे ले जाता हूँ। जब मैं इसे एक टैप ऑफ वाटर के नीचे लेके जाऊंगा तो ये स्टीम पार्टिकल्स क्या होंगे, ये ठंडे होंगे और एक दूसरे के करीब आएंगे। आपको पता है जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो अपनी स्टेट को चेंज करेंगे। स्टेट को चेंज करेंगे तो ये वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वाटर में कन्वर्ट होने की वजह से ये वापस अंदर गिरना शुरू हो जाएंगे। अब इस अपर पोर्शन में एक दफा से फिर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब ना यहाँ एयर रह जाएगी ना वो स्टीम रह जाएगी, जो आफ्टर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से बनी थी। तो अब क्या होगा कि अंदर इस जगह पर वैक्यूम हो जाएगा और बाहर से एयर पार्टिकल इसके ऊपर क्या कर रहे होंगे, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। अब जो इंटरनल प्रेशर है वो क्या होगा, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर वो कम होगा, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। इस प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से ये कंटेनर क्या करेगा, सडनली जैसे आप इसे टैप वाटर के नीचे लेके जाएंगे ये क्लैश कर जाएगा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा आपको कि एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने लगी हुई थी,
क्योंकि जैसे ही इंटरनल प्रेशर कम हुआ तो एक्सटर्नल प्रेशर ने क्या कर दिया, इसको क्लैश कर दिया। अब इसमें कुछ साइड पे कैप्शन है लिखे हुए, तो एक लिखा हुआ है कि आप बनाते होंगे वो बबल्स अमूमन, तो उसमें क्या होता है, आप उसमें एयर फिल करते हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करती है। एक वक्त वो आता है जब उसका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से एयर प्रेशर एक्सर्ट करने लगी है, अंदर से आप जो एयर को ब्लो करके आपने ले जाओ प्रेशर, तो वो एयर चारों तरफ फैन के प्रेशर एक्सर्ट करती है। जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है तो वो क्या कर देती है, उसको फाड़ देती है। ये गेम छोटे हुए आपने खेली होगी। अब इसी तरह आपके पास भी पेज नंबर 151 पे एक साइड पे क्वेश्चन है कि जी आप स्ट्रॉ में जब जूस वगैरह पीते हैं तो ये क्या प्रोसेस होता है कि आपके स्ट्रॉ से जूस से डिब्बे से खुद ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान मुख्तलिफ दफ़ा बताया हुआ है कि चीज़ें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली मूव करती हैं, ठीक है, और लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आपने उन्हें मूव करवाना होता है, वो खुद बहुत मूव नहीं करती है। अब ये है कि जब स्ट्रॉ को आप मुंह में रख के उसको उसकी एयर को अंदर की तरफ सक करते हैं तो स्ट्रॉ में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। स्ट्रॉ में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो उसके अंदर जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं। अब एयर जो क्या होती है वो जूस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है, तो जो प्रेशर की क्वांटिटी है और जूस वो ज्यादा हो जाती है और अपवर्ड साइड पे क्या है, वैक्यूम है। इसका मतलब है ज्यादा प्रेशर की क्वांटिटी किस जगह पे है, जो जूस को प्रेस करने लगी हुई है, और आपके पास जो स्ट्रॉ है वो बिल्कुल वैक्यूम्ड है। तो क्या होगा, जूस खुद बहुत ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगा और आपके उसमें हल्क में आ जाएगा। तो इससे एक चीज पता चली कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है और वो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। इसी तरह आपने डॉक्टर्स को उम्मन सिरिंज फिल करते को देखा होगा। अच्छा, अब देखिए, आप गौर करें, अगर सिरिंज को वो इस तरह रख के प्लेस करके और उसको सिलेंडर को खींचे, फिर तो कोई लॉजिक समझ आता है कि ग्रेविटी की वजह से मेडिसिन नीचे आती है और वो सिरिंज फिल हो जाती है। लेकिन उम्मन डॉक्टर उसको पैरेलल रख के सिलेंडर को ऊपर डायरेक्शन में पुल करते हैं तो क्या होता है, सिरिंज फिल हो जाती है। अब उसमें भी ये सेम फिनोमेना काम कर रहा होता है। होता क्या है कि जब वो सिरिंज को पुल करते हैं, सिलेंडर को पुल करते हैं इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होता है, सिरिंज के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। अब मेडिसिन के ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है, तो वो मेडिसिन खुद बहुत ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती है और उस सिरिंज को फिल कर देती है। तो ये कुछ कैप्शन से भी इसके ऊपर जो आपने करना है। फिर इसमें ये इंक्लूडेड तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मैंने भी आपको बताया कि आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर लेस डेंसर एयर में कन्वर्ट होती जाती है, ठीक है। लो डेंसर एयर ऊपर की तरफ उठती है, हाई डेंसिटी वाली एयर नीचे की तरफ आती है। हाई डेंसिटी एयर वाली जिसके पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब हो। अब क्या होगा, इसका मतलब है एयर की क्वांटिटी जैसे जैसे आप अपर डायरेक्शन में जाते जाएंगे उसके पार्टिकल्स की तादाद कम होती जाएगी। और ये कुछ वैल्यूज है लिखी हुई कि ये तकरीबन 10 किलोमीटर अबव सी लेवल हाफ रह जाती है और 30 किलोमीटर अबव सी लेवल 1% रह जाती है। ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लिक्विड्स के अंदर प्रेशर क्या होता है। क्या लिक्विड के अंदर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और अगर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है और किस चीज पर वो डिपेंडेंट है। अच्छा, अब आपने कभी अगर गौर किया हो तो ऐसे घर जिनमें वाटर टैंक बिल्कुल टॉप वाली स्टोरी पे होता है और 2-3 जैसे मंजिल का घर है और टॉप वाली स्टोरी पे वाटर टैंक है, तो पानी बंद होता है तो सबसे पहले ऊपर वाली स्टोरी पे बंद होता है, फिर मिडल वाली पे, फिर लास्ट वाली पे। हालांकि सेंस सोचने में ऐसा लगता है क्योंकि वाटर टैंक ऊपर वाली मंजिल के करीब है तो वहां तो पानी पहले जाना चाहिए,
फिर सेंटर वाली पे जाना चाहिए और लास्ट में आपके पास जो बॉटम पे है वहां आना चाहिए। लेकिन वो इसका थोड़ा सबसे ऊपर वाली में सबसे पहले बंद हो गया, फिर उससे नीचे वाली में बंद हुआ, फिर उससे नीचे वाली में बंद हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि जितनी हाइट ज्यादा होती जाती है उतना प्रेशर ऑफ वाटर भी क्या बनता जाता है, ज्यादा बनता जाता है। ठीक है, आपके टैप में पानी कैसे रहता है, जैसे टैप की आप ओपनिंग को खोलते हैं तो जो वाटर के ऊपर प्रेशर पड़ा होता है उसकी वजह से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है जो बॉटम है आपका, जितनी हाइट ज्यादा है उतना प्रेशर इन लिक्विड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब हम ये प्रूव करने लगे हैं कि लिक्विड में प्रेशर क्या वाकई हाइट डिपेंडेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट करें, मेरे पास ये बीकर है, इसके अंदर मैंने ये सिलेंडर रखा हुआ है, लेट्स से दिस इज दैट सिलेंडर, और ये इस सिलेंडर का बेस एरिया है ये, और लेट्स से इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो एज है। अच्छा जी, अब हमने एक फार्मूला किया था, फार्मूला हमने किया था कि डेंसिटी होती है हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है जी। अच्छा, अगर यहां से मैं मैस को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास मैस किसके इक्वल आ जाएगा, मैस आ जाएगा जनाब डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अच्छा, हमने पढ़ा ही हुआ है कि हम जो फ्लूइड होते हैं उसकी डेंसिटी को रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा रॉ। अच्छा, वॉल्यूम इस सिलेंडर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा बेस एरिया इनटू हाइट, तो ये क्या बन जाएगा A इंटू एच, तो मेरे पास आ जाएगा रॉ A H। अच्छा, अब हम क्योंकि प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रेशर में मेरे पास फार्मूला क्या होता है, प्रेशर होता है ये मेरे पास फोर्स ओवर एरिया। अच्छा, अब ये रॉ A H मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैंने मैस कैलकुलेट किया। अब मैस फोर्स नहीं होती, वेट फोर्स होता है। ठीक है, आपने वेट की डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो द फोर्स with which the earth attracts a body। तो इस मैस को मुझे किस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेट क्या होता है, mg के इक्वल होता है, तो मैं g से इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये वेट बन चुका है और वेट क्या है, फोर्स है। अब ये वैल्यू उठा के मैं प्रेशर के फार्मूले में क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अब मेरे पास आ जाएगा रॉ A H G ओवर A। अच्छा जी, ये A और A आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास आ जाएगा जी प्रेशर इक्वल टू रॉ G H। अच्छा जी, इसमें G फिक्स वैल्यू है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड फिक्स्ड होगी, तो प्रेशर जिस वैल्यू पे डिपेंड करने लगा हुआ है वो क्या है, हाइट है। ठीक है, और आप इससे अगर वो करें, ये दोनों कांस्टेंट है, अगर मैं कांस्टेंट रिमूव करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो जितनी मैं हाइट को इंक्रीज करता जाऊंगा उतना ही प्रेशर होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यही मैंने शुरू में कहा था कि जो लिक्विड में प्रेशर होता है वो हाइट डिपेंडेंट होता है। हम हाइट को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, अब टॉपिक है नेक्स्ट हमारा पास्कल लॉ। अच्छा जी, पास्कल ने कहा ये था लिक्विड के प्रेशर की या फ्लूइड के प्रेशर की मैं बात करने लगा हूं कि आप किसी भी फ्लूइड के ऊपर अगर प्रेशर एक्सर्ट करें, प्रोवाइडेड वो किसी इनक्लोज कंटेनर में हो, तो प्रेशर तमाम तरफ इक्वली ट्रांसमिट करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, आपकी बुक में जो इसकी एग्जांपल दी हुई है वो ये है कि एक वेसल है, उसके ऊपर एक फिक्स पिस्टन लगाएं, अब सॉरी मूवेबल पिस्टन लगाएं, उस वर्क को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करें। उस वेसल के अंदर अगर बहुत से होल्स हैं तो तमाम होल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आएगी। तो ये चीज क्या प्रूव करने लगी हुई है कि जो प्रेशर आपने पिस्टन के ऊपर एक्सर्ट किया वो तमाम डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इक्वली ट्रांसमिट होने के बाद तमाम होल्स से इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर बाहर आई। तो प्रेशर लॉ की पास्कल लॉ की बहुत सी एप्लीकेशन है जिनसे हमारा देखिए मैंने आपको बताया लॉ फर्दर प्रोसीड करते हैं साइंटिफिक इन्वेंशन की तरफ। तो इसकी जो साइंटिफिक इन्वेंशन जिसके साथ आपका ज्यादातर वास्ता पड़ा होगा
वो है जब आप गाड़ी को ये पंक्चर वंक्चर लगाने जाते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी को दो तरीके से उठाते हैं। एक तो पंक्चर हो गई फटते हैं तो वो जैक लगाते हैं और फिर मैनुअली उसको घुमा के ऊपर की तरफ उठाया जाता है। लेकिन जब आप प्रॉपर शॉक्स वगैरह पे लेके जाते हैं तो वो एक प्रेस नीचे रखते हैं, एक साइड पे थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, दूसरी साइड पे जो क्या करती है उसे लीन करना शुरू कर देती है। अब आपने कम सी फोर्स लगाई और दूसरी साइड पे वो फोर्स बहुत ज्यादा फोर्स में कन्वर्ट होकर इतनी ज्यादा हो गई कि उसने गाड़ी को उठाना शुरू कर दिया। इसी तरह ये अगर आप बेल्स वगैरह में कभी भी हो तो बेल्स को उठाने के लिए वो हाइड्रोलिक प्रेस यूज कर रहे होते हैं। वो थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं लीवर पर और दूसरी साइड से बहुत वजनी बेल वो उठा लेते हैं। तो ये किसका काम कर रहा होता है? इस मशीन को आप हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं। हम हाइड्रोलिक प्रेस आप समझ लेंगे कि किस तरह काम करता है और आपकी लगाई गई कम सी फोर्स दूसरी साइड पे जाके ज्यादा फोर्स में किस तरह कन्वर्ट करती है। अब फर्क करें, ये इस तरह वाला होता है कि ये मेरे पास से दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक ये छोटे वाला है और ये दूसरी साइड पे एक बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास। अच्छा, ये वो साइड है जिस साइड पे आपने जिस चीज को उठाना है उसको प्लेस करना है और इस साइड पे आपने फोर्स लगानी है। अब क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो मैं इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो इसे मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इस जगह पर जो मैं फोर्स अप्लाई करने लगा हूँ उसे मैं F1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और इस जगह पर जो फोर्स अप्लाई करने लगा हूँ उसे मैं F2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर ये सारे का सारा एक लिक्विड है, ठीक है, और हमने पढ़ा ये है कि अगर लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाए तो वो विदाउट लॉस सब तरफ इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। अच्छा, अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब तरफ इक्वली ट्रांसमिट होता है तो जो प्रेशर इस जगह पे क्रिएट होगा वो प्रेशर इस जगह पे जो प्रेशर क्रिएट होने लगा है उसके क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो लेट्स से जो इस जगह का प्रेशर क्रिएट होने लगा है इसे मैं कहता हूँ P1 है वो, और ऐसे का फार्मूला क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया तो क्या बन जाएगा? F1 ओवर A। और इस जगह पर जो प्रेशर क्रिएट होने लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू, इसे P2 कह लेते हैं, F2 ओवर A। अच्छा, अगर पास्कल लॉ के मुताबिक प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हुआ है तो जितना प्रेशर इस जगह पे होना चाहिए उतना ही प्रेशर इस जगह पे होना चाहिए। तो इसका मतलब है मेरे पास F2 ओवर A should be equal to F1 over A। अच्छा, अब हम इस सारे से करना क्या चाह रहे हैं? हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस साइड पर जो कम सी फोर्स लगाई गई थी वो दूसरी जगह साइड पर जब वही फोर्स ट्रांसमिट हुई तो ज्यादा फोर्स में किस तरह कन्वर्ट होगी। तो मैं बेसिकली मैं इस F2 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने लगा हुआ हूँ कि ये कैसे ज्यादा वाली फोर्स में कन्वर्ट हुई। तो मैं इसको सब्जेक्ट बनाता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A ओवर, जब पहले ऐसे लिख लेता हूँ A ओवर, इसे मैं ऐसे लिख लूँ F1 इंटू A ओवर A, तो ये भी 2 होगा, ठीक है। इसे वापस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा F1 ओवर A, F1 इंटू A ओवर A। अच्छा, अब मैथमेटिकली जब भी आप किसी बड़ी वैल्यू को किसी छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज क्या आता है? ग्रेटर देन 1 आता है। और जब भी किसी वैल्यू को आप ग्रेटर देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है एरिया की वैल्यू को अगर मैं स्मॉल एरिया की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी ग्रेटर देन 1। जब वो इस फोर्स से मल्टीप्लाई होगा तो इस फोर्स को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है, और उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगा? F2 में कन्वर्ट कर देगा। तो दूसरे लफ्जों में मेरी जो कम सी लगाई गई फोर्स थी वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के डिफरेंस की वजह से क्या होगा? ज्यादा फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए इन हाइड्रोलिक प्रेस मशीन को आप फोर्स मल्टीप्लाई कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जब आपने
ऑब्जेक्ट 160 पेज पे आ जा रहे हैं। इलास्टिसिटी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बीच वाला सारा स्किप्ड है। और इस पहले इलास्टिसिटी के से पहले हम थोड़ा सा डिफॉर्मिंग फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, और फिर उसके बाद हम इलास्टिसिटी पे वापस आते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। अच्छा जी, इलास्टिसिटी से पहले डिफॉर्मिंग फोर्स ये है कि जब मैं किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊं और वो मेरी लगाई गई फोर्स उस ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज पैदा कर दे, उस शेप की ऑब्जेक्ट की शेप में बिगाड़ पैदा कर दे, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। फॉर्मेशन से बना हुआ और डिफॉर्म खराब हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब फर्ज करें मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग को मैं खींचता हूं, क्या होता है? उसकी शेप में बिगाड़ पैदा होता है, और खींचता हूं और बिगाड़ होता है, और एक वक्त आएगा जब मैं अगर स्प्रिंग को उसके बाद अगर खींचूंगा तो क्या होगा? वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ जाएगा जब मैं फोर्स जो लगा रहा हूं उसे सीज करूंगा। अगर फर्ज करें मैंने इतना स्ट्रेच किया और उसको रिलीज किया, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, और स्ट्रेच किया, रिलीज किया, वापस अपनी शेप में आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैंने इतना और स्ट्रेच किया और इतना स्ट्रेच कर दिया कि मेरे अप्लाइड फोर्स के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकता, तो मैंने जो फोर्स अप्लाई की इसका मतलब है उसे मैंने बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अप्लाई कर दिया। इलास्टिक लिमिट वो क्या है कि वो जगह जहां लगाई गई फोर्स को अगर लगाना आप खत्म करें, सीज करें, तो चीज जो डीफॉर्म हुई है, जिसकी शेप में बिगाड़ आया हुआ है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। अगर उससे ज्यादा फोर्स लगाएं और वो, तो इसका मतलब है अब क्या होगा? वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी। तो मतलब आपकी अप्लाइड फोर्स क्या थी? आपकी अप्लाइड फोर्स बियॉन्ड दैट इलास्टिक लिमिट थी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी ओरिजिनल शेप को रीस्टोर कर लेने की प्रॉपर्टी को जब आप उस पर लगाई गई डिफॉर्मिंग फोर्स को सीज करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। अब पहले आपके पास स्ट्रेस नॉर्मल लाइफ में आप बहुत दफा यूज करते हैं ये वर्ड स्ट्रेस के। मेरे नॉर्मली हम इसका मतलब ये समझते हैं कि हमारे पर काम का बर्डन ज्यादा हुआ है या हमारे ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा हुआ है। ये ठीक है, यही है इसकी फिजिक्स में भी डेफिनेशन कि अगर मैं किसी चीज पर कुछ ऐसी फोर्स लगा दूं कि वो उसकी शेप में बिगाड़ पैदा कर दे, तो हम कहते हैं हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं अपने ब्रेन को यूनिट इंडिया ही कंसीडर करता हूं, तो उस पर अगर इतनी फोर्स लग गई या वर्कलोड इतना हो गया कि उसने मेरे ज़हन को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, उसने बिगाड़ पैदा करना शुरू कर दिया, तो मतलब मेरे ऊपर स्ट्रेस पड़ने लगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस क्या होगा? मेरे पास स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया ही होगा, लेकिन इस केस में ये नॉर्मल फोर्स नहीं होगी, ये डिफॉर्मिंग फोर्स होगी। आपकी इस फोर्स का साथ ये कंडीशन भी है कि वो उस चीज की शेप में बिगाड़ भी पैदा कर रही है, ठीक है। तो अब क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स भी फोर्स है, उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास जनाब स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन है, और स्ट्रेन ये है कि जब आप किसी चीज पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली उसकी शेप पे बिगाड़ पैदा होगा। अब ये बिगाड़ मैंने भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करने लगा हूं, तो उस केस में ये बिगाड़ क्या करने लगा हुआ है? लेंथ वाइज क्रिएट होने लगा हुआ है। तो अगर तो लेंथ वाइज क्रिएट होने लगा हुआ है, तो इस चेंज को, इस चेंज की शेप वॉल्यूम को मैं क्या कहूंगा? स्ट्रेन कहूंगा, और लेंथ वाइज चेंज को मैं क्या करूंगा? टेंसाइल स्ट्रेन कहूंगा। तो मेरे पास टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगी? किसी भी चीज पर जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं
तो उसकी शेप में, नेक में, विड्थ में, वॉल्यूम में चेंज आती है, उसको आप क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। और इसमें जब मैं किसी चीज पर फोर्स लगाऊं, अगर वो चेंज लेंथ वाइज आने लगी हुई है तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। तो जनाब टेंसाइल स्ट्रेन का मेरे पास फार्मूला हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन हो जाएगी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये मेरे पास टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला हो जाएगा। अब टेंसाइल स्ट्रेन क्या है जी कि क्योंकि अपवर्ड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज है लेंथ, तो मैं सेम चीजों को जब आपस में डिवाइड करता हूं तो यूनिट्स कैंसिल होगी ईच अदर और कोई यूनिट नहीं रह जाती। और ये क्योंकि रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं आती। अब आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है ना कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें, यूनिफॉर्मिंग फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करें, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं। आप जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक चीज का ख्याल आपने रखना है कि आप जो स्ट्रेस अप्लाई करने लगे हुए हैं वो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट नहीं होना चाहिए। मतलब इतना चीज पे स्ट्रेस नहीं अप्लाई कर देना कि वो अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम, शेप को परमानेंटली लूज कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहने में क्या लगा हुआ हूं कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? स्ट्रेन। ठीक है जी। अच्छा, ये जब मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करता हूं तो मैं क्या अप्लाई करता हूं? स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। अच्छा जी, अब ये कांस्टेंट को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो ये स्ट्रेन इधर जाकर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ये बेसिकली मैं करने क्या लगा हूं कि मैं प्रूव ये करने लगा हूं कि इक्वल स्ट्रेस के लिए जो चेंज आएगी इन नेट वॉल्यूम ऑफ शेप इक्वल आएगी। ये है बेसिकली हुक्स लॉ। जब दूसरे लफ्जों में मैं आसान करके से बताता हूं कि फर्क करें मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो जो एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग हुई वो 2 सेंटीमीटर हुई, तो अगले 10 न्यूटन के लिए भी एक्सटेंशन कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर। अगले 10 न्यूटन के लिए भी एक्सटेंशन कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर। तो अगर तो इस तरह होने लगा हुआ है कि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए, डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए इक्वल स्ट्रेन आने लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हुक्स लॉ को ओबे करने लगा हुआ है। और अगर इक्वल चेंज नहीं आता है तो इसका मतलब हुक्स लॉ को ओबे नहीं करने लगा हुआ है। अच्छा जी, हमने पढ़ा ये हुआ है कि जितने भी प्रोपोर्शनलिटी के हमारे पास ग्राफ आते हैं वो क्या आते हैं? स्ट्रेट लाइन आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। जहां तक ये स्ट्रेट लाइन मिलती है इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ को क्या करने लगा हुआ है? ओबे करने लगा हुआ है। और जहां ये स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाती है, अच्छा अब इसको खत्म होने का भी एक तरीका है। देखें, जब मैं एक खत्म कहाँ होगी? इलास्टिक लिमिट पे। मैं बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट जब फोर्स लगाऊंगा तो अब कम फोर्स होगी, एक्सटेंशन क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमने इस कर्व को, इसका मतलब है अब कम फोर्स पे ज्यादा एक्सटेंशन होने लगी तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादा फोर्स पे कम एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि मैं इसको यूं रिप्रेजेंट करता। तो आपने ये ख्याल रखना है, ये अपवर्ड कर्व, इसका ये आपने इसके ये डायरेक्शन का ख्याल रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक मुझे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मिलने लगा होता था। यहां अब स्ट्रेस कम है और स्ट्रेन क्या है मेरे पास? ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह जो होगी जहां ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा, ये मेरी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगी। ठीक है, मतलब यहां आके ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी? ये खत्म हो गई। मतलब अब मैं कम फोर्स लगाने लगा हुआ हूं और स्ट्रेन क्या होने लगा हुआ है? ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा हुआ है। अब आ जाते हैं जी हम इस चीज के लास्ट टॉपिक की तरफ, आपका जो कि है हमारे पास यंग मॉडल्स।
अच्छा जी, मैंने भी आपको हुक्स लॉ में भी ये समझाने की कोशिश की कि जब आप किसी चीज़ पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, और जितना स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं उसके प्रोपोर्शनली स्ट्रेन इंक्रीज होता है, नॉट इक्वली, प्रोपोर्शनली स्ट्रेन इंक्रीज होता है। तो अब मॉडल्स में भी यही है कि जो स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशियो होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, ये रेशियो जो है ये आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे पास अभी हमने स्ट्रेस का फार्मूला क्या किया था, स्ट्रेस का फार्मूला हमने किया था डिफॉर्मिंग फोर्स पर मिनट एक, और टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला हमने क्या किया था, टेंसाइल स्ट्रेन दिया था चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, लेट्स से मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L नॉट है, और मैं उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ और उसकी लेंथ चेंज होकर क्या हो जाती है, L हो जाती है। तो अब हम जब किसी चीज में चेंज कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, बाद वाली चीज में से शुरू वाली चीज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मेरे पास चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगी, चेंज इन लेंथ वुड बी L माइनस L नॉट। तो टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, L माइनस L नॉट, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारे पास L नॉट। अच्छा, अब हम ये वैल्यूज दोनों इस जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपकी आसानी के लिए करते क्या है कि और का मतलब क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। तो मैं टू मेक यू अंडरस्टैंड इजीली मैं इसको डिवाइड के साइन के साथ लिख देता हूँ। मेरे पास ये है y इज इक्वल टू स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, और तो मैं स्ट्रेस को लगा करके लिखता हूँ, स्ट्रेस की न्यूमरेटर में ऐसे लिख देते हैं फोर्स ओवर एरिया। ओवर का मतलब क्या होता है, डिवीजन, तो मैं इसे डिवाइड साइन के साथ लिख लेता हूँ। टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला क्या है, L माइनस L नॉट ओवर L नॉट, तो मैं इसे लगा करके लिख लेता हूँ L माइनस L नॉट ओवर L, ठीक है जी। अच्छा, अब इसे मैं लिखता हूँ फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय, चेंज को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ डेल L ओवर L नॉट। अच्छा, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसकी आगे वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो मेरे पास ये आ जाएगा फोर्स ओवर एरिया इनटू L नॉट ओवर डेल L। अच्छा, इसीलिए इकट्ठा करके लिख देते हैं, F को L नॉट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा F L नॉट ओवर A डेल L, ये आ जाएगा जी मेरे पास ये मॉडुलस। अब इसमें आपने इसकी यूनिट समझ ली है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, मेरे खिलाफ फोर्स की यूनिट होती है मेरे पास न्यूटन। L नॉट क्या है, लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। A क्या है मेरे पास, एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। और डेल L क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या होगी, लेंथ की होगी, और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मीटर। ये मीटर और ये मीटर क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास जनाब आ जाएगा न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, या ऐसे मैं लिख सकता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जनाब, अब इसके साथ आपके पास यंग मॉडल्स के साथ साइड पे टेबल बना हुआ है और बहुत सी चीज़ों के यंग मॉडल्स की वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये आपने करनी है। 7th चैप्टर प्रोग्राम